अभी हमारे मैथ्स के 3 चैप्टर्स फिनिश कर लिए। पहला चैप्टर जो हमने फिनिश किया था वो है आप लोगों का नंबर सिस्टम, सेकंड फिनिश किया पॉलिनोमियल्स, और तीसरा पार्ट जो हम लोगों ने देखा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। ठीक है, अब हम लोग हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन आपका 2 वेरिएबल। तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की हैं, बट ये वाला पार्ट अभी का इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। इसमें हम कुछ बेसिक वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे, उन्हें देखेंगे कि उनकी डेफिनेशंस क्या होती है, उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने क्वेश्चंस वाले पार्ट में आएंगे कि किस तरीके से सवाल रहेंगे और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो पहले तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल वाले पार्ट में जाने से पहले हम लोग एक एक करके वर्ड्स के ना पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो पहला टर्म जो हम लोगों को समझना है वो समझना है एक्चुअल में व्हाट यू मीन बाय द टर्मिनोलॉजी ऑफ इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस वर्ड से क्या समझ में आता है, क्या इम्प्लाइज करता है एक वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो वो वर्ड इक्वेशन का मीनिंग देखो कुछ इस तरीके से है कि मान लेते हैं तो मान लेते हैं तुम्हारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, दे कैन बी एनीथिंग। अगर आप क्वांटिटी 1 और अगर आप क्वांटिटी 2 को आपस में क्या कर रहे हो, इक्वेट कर रहे हो, ठीक है, उन्हें इक्वल टू लगा रहे हो उनके बीच में उन क्वांटिटीज़ को, तो वो जो कंडीशन क्रिएट होगी दैट कंडीशन इज़ नोन एज एन इक्वेशन। अब हम हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैं ये कहती हूँ कि इस तरीके से जो ये लॉन्ग वाले रजिस्टर्स हैं, ये लॉन्ग वाले रजिस्टर्स मेरे पास 4 हैं। ठीक है, और जो मेरे पास ऐसी शॉर्ट कलर का रजिस्टर है वो ये ऐसे मेरे पास सिर्फ 2 है। तो शॉर्ट वाली मेरे पास कितने रजिस्टर्स हैं, 2, और लॉन्ग वाले रजिस्टर्स मेरे पास कितने हैं, 4। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लॉन्ग रजिस्टर्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू द 2 इंटू नंबर ऑफ शॉर्ट रजिस्टर्स। तुम खुद चेक कर लो, शॉर्ट रजिस्टर्स अगर 2 हैं और 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल नंबर 4 बन जाएगा, और उतने ही लॉन्ग रजिस्टर्स हैं। तो इस तरीके की जब कुछ हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं क्वांटिटीज़ को आपस में, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं। अब जो होता कैसा है कि जो हमें रिलेशनशिप दिया रहता है कि अच्छा ये, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मेरी हाइट के कंपेयर में तुम्हारी हाइट तो आधी है, तो ये स्टेटमेंट मैंने कहा, अगर इस स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगूँ with the help of equal to, with the help of numbers, with the help of variables, plus minus multiply divide, तो वो जो एक मेरे पास बनकर आएगा फॉर्मेट, दैट फॉर्मेट इज़ नोन एज इक्वेशन। सो एनीथिंग, किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड वाले फॉर्मेट को अगर आपने मैथमेटिकल तरीके से कन्वर्ट कर लिया, देन दैट कन्वर्जन इज़ नोन एज व्हाट, एन इक्वेशन, राइट। तो इक्वेशन क्या होता है, जस्ट इट इज़ एन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, किस चीज़ का एक्सप्रेशन है, किसी भी वर्ड वाले फॉर्मेट को जब हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मैथमेटिकल तरीके से, तो उस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को, वर्ड के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन। नो नीड टू लर्न डेफिनेशंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इक्वेशंस के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है वेरिएबल्स। क्या हम लोगों ने ये वर्ड वेरिएबल इससे पहले पढ़ा है क्या? मैंने अभी अभी कहा कि हम लोग पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर फिनिश किए हैं, तो पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन था उस वक्त भी मैंने तुम्हें कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, बराबर ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो आपके लिए अननोन है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, अननोन है। एग्जाम्पल के तौर से यहाँ समझते हैं, अगर मैं ये कहती हूँ कि एक ये बैट्समैन है, इस बैट्समैन ने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रन स्कोर किए, इसने कुछ रन्स क्या कर दिए, आपके स्कोर किए। तो ऐसे केस में मुझे नहीं पता इसने कितने रन स्कोर किए, बट एक जो सेकंड मेरा फ्रेंड आया उसने मुझे बोला कि अरे इस बैट्समैन के बस अगर 2 रन और हो जाते ना तो इसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती। तो मैंने क्या कहा, मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या स्टेटमेंट दी अगले दिन, उसने मुझे रन्स नहीं बताया, वो मुझे घुमा रहा है। कैसे घुमाया उसने, ये स्टेटमेंट बोलकर कि इस बैट्समैन के बस 2 रन अगर और मिल जाते ना इसके, अगर ये आउट नहीं होता, 2 रन और बना लेता तो इसकी सेंचुरी बन जाती। तो वैसे तो मुझे समझ में आता है कि 2 रन और बन जाते, यानी कि 98 रन इसने बनाए होंगे, ताकि उसमें 2 रन और अगर हम ऐड कर देते तो टोटल रन कितने हो जाते हैं, 100, यानी कि सेंचुरी। तो ऐसे केस में हम ये लिख सकते हैं कि लेट एक्स रन्स उसने क्या किए होंगे, स्कोर किए होंगे।
तो ऐसे में जो उसने मुझे कहा, क्या इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि x+2 इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ पे मेरे लिए अननोन चीज़ क्या है, इस बार मेरे पास अननोन चीज़ ये है कि द रन स्कोर्ड बाय दैट बैट्समैन। तो अब अगर मैं ये पूरा स्टेटमेंट लिखूंगी, रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन +2 फिर इक्वल टू 100, तो मैथ्स में हम लोग ना इस तरीके के लंबे लंबे स्टेटमेंट्स नहीं लिखते। उसे हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द रन स्कोर्ड बाय दैट बैट्समैन बी एक्स। ठीक है, उस बैट्समैन ने जितना भी आपका रन स्कोर किया उसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, सीधा सीधा एक्स, ताकि उस स्टेटमेंट में जो चीज़ हमें नहीं पता है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स पुट कर सकते हैं। ओके, तो अभी इस तरीके से हमें वेरिएबल का मतलब समझ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उस आपके पास अननोन होती है, जिस चीज़ को तुम्हें फाइंड करना रहता है वो कहलाता है वेरिएबल। जनरली हम लोग वेरिएबल को स्मॉल सिंबल मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वेरिएबल की कहानी। नेक्स्ट टर्म में आते हैं। नेक्स्ट टर्म है तुम लोगों का लीनियर। ये टर्म भी हम लोगों ने पॉलिनॉमियल वाले पार्ट में सीखा है। तो पॉलिनॉमियल में हमने ना वहाँ पे एक चीज़ सीखी थी, डिग्री। मैं अभी डिग्री के ऊपर वापस से प्रवचन नहीं दूंगी। फिर मैंने कहा था कि अगर मान लेते हैं किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है, तो ऐसे केस में उस पॉलिनॉमियल को कहा जाता है कि दैट पॉलिनॉमियल इज लीनियर। अगर मान लेते हैं किसी की डिग्री 2 है, तो ऐसा कहा जाता है कि दैट पॉलिनॉमियल इज क्वाड्रेटिक। याद आ गया होगा मेरे हिसाब से तुम लोगों को। और अगर डिग्री 3 है तो उसे आप लोग क्या कहोगे, क्यूबिक। डिग्री अगर मान लेते हैं 4 है तो उसे फिर हम लोग क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक। तो अब ऐसे केस में लीनियर का वर्ड का मतलब क्या होगा, एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसी पॉलिनॉमियल जिसमें आपने वेरिएबल की डिग्री चेक की और आपको वेरिएबल की डिग्री का पावर आपको कितनी दिख रही है, 1। 1 से छोटी पावर यानी कि 0 वहाँ हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको 1 से बड़ा यानी कि 2, 3, 4 वाले पावर की चीजें नहीं लिखेंगी। तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर। तो मतलब लीनियर इक्वेशंस आर द टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल। ये भी एक प्रकार की पॉलिनॉमियल्स ही है, बट विथ डिग्री बराबर कितना, 1। अगर किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 कर दी जाए तो वही पॉलिनॉमियल फिर क्या कहलाती है, लीनियर। सो नाउ वी हैव, अब हम लोग क्या करते हैं, सारे टर्म्स को आपस में जोड़ लेते हैं। पहला टर्म है लीनियर, दूसरा टर्म है इक्वेशंस और तीसरा टर्म है वेरिएबल। तो अब हम लोगों को इस 9th क्लास में ये चीज़ सीखनी है, एक ऐसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ाई करनी है जिनमें डिग्री भी 1 होगी और उनके पास ऐसे कितने वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। यानी कि उस पूरी क्वांटिटी में आपके पास अननोन चीज़ें कितनी होंगी, 2। कैसे 2, कैसे, तो हम लोग इसको अगेन एक सिचुएशन से ले लेते हैं। अगेन क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल, 2 प्लेयर्स यानी कि 2 बैट्समैन क्रिकेट खेल रहे हैं। उन लोगों ने क्रिकेट खेलते खेलते दोनों की पार्टनरशिप ने उन दोनों ने मिलाकर सर्टेन अमाउंट ऑफ रन स्कोर किए। ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों ने बैट्समैन 1, ठीक है, और प्लस बैट्समैन 2, दोनों ने मिलाकर मान लेते हैं 150 ले लेते हैं, 150 रन स्कोर किए। अब मुझको ये नहीं पता कि बैट्समैन 1 ने कितना स्कोर किया और ना ही मुझको ये पता है कि बैट्समैन नंबर 2 ने कितना स्कोर किया बराबर, लेकिन मुझको ये ज़रूर पता है कि बैट्समैन 1 प्लस बैट्समैन 2 दोनों ने मिलाकर कितना रन स्कोर किया, 150 स्कोर किया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि लेट द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन 1, इस बैट्समैन 1 ने कितने रन बनाए, लेट द रन स्कोर्ड बाय हिम और हर, जो भी वो होगा वो एक्स है। और उसके बाद इसने कितने रन बना लिए आपके, इसने बना लिए हैं आपके वाई रन, सच दैट कि इन दोनों के रन्स का एडिशन कितना होता है, 150। ये ऐसे, तो तुम देखो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1, वाई की पावर भी कितनी है, 1, 1 से बड़ी पावर यहाँ पे कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये कि ये हो गई आपके पास लीनियर इक्वेशन इन, पहले तो लीनियर इक्वेशन हो गई और कितने वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं, 2। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन आपके पास 2 वेरिएबल। समझ रहे हो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है करके। तो इस तरीके से ये सिचुएशन मेरे पास आ गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो अभी फिलहाल मैं कुछ तुम्हें इलस्ट्रेशंस बताऊंगी। उन इलस्ट्रेशंस में हम लोगों को ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि जो इक्वेशंस मैं तुम्हें दे रही हूँ क्या वो सही में लीनियर इक्वेशंस इन
आपका टू वेरिएबल है कि नहीं है, ठीक है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है कल को कोई क्वेश्चन आ जाए कि आइडेंटिफाई वेदर द गिवन टर्म इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट, तो ऐसे में वो तुम्हारे लिए उस वक्त क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो देखो जरा ये चीज़ें कैसी हैं। सबसे पहले तो एक मेरा पॉइंट याद रखना, मैंने क्या कहा कि लीनियर इक्वेशंस आर ऑल्सो द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल ही है, ठीक है, जिसमें डिग्री बस वन हो रही है और कुछ नहीं। तो जो जो पॉलिनोमियल्स की रिक्वायरमेंट थी ना, सारी रिक्वायरमेंट इसकी रहेगी। यानी कि पॉलिनोमियल में आपका जो वेरिएबल होता था उसकी पावर हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए, बराबर, कभी भी पावर में निगेटिव नहीं आना चाहिए, और हमेशा पहले पावर को हम न्यूमरेटर में ही ले जाकर सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में कभी रखकर सॉल्व नहीं करते, ठीक है। तो यही सारे रूल्स यहाँ पे लीनियर के लिए भी अप्लाई होंगे। तो पहले मैंने जैसे तुम लोगों को दिया 3x + 4y - 12 = 0। ओके, चेक करते हैं क्या ये लीनियर इक्वेशन है क्या। पहले तो ये चेक करो यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं क्या, या यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन टू वेरिएबल यहाँ पर है, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, 12 हमारा एक कांस्टेंट है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, क्या यहाँ पे दोनों की डिग्री देख लो, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे तुम्हें x की पावर में कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि ये चीज़ क्या है आपकी 1 है, ठीक है। ये वाली x की पावर यहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ 1 है, और y की पावर मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रही है, यानी कि वो भी चीज़ क्या है, 1 है। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री दोनों की 1 है। 1 + 1 = 2 मत कर देना, ठीक है, दोनों की डिग्री इंडिविजुअली 1 और 1 है। तो ऐसे में ये लीनियर भी हो गया और टू वेरिएबल भी हो गया, तो इसे हम कह सकते हैं कि यस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन दे दी 4m = 3n + 6, ये दे दिया। तो इससे ये मत सोचो कि वो इक्वल टू के इस तरफ है, कुछ चीज़ें इक्वल टू के इस तरफ हैं, उसको तो अरेंज किया जा सकता है ना, नंबर्स को तो अपन शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड। बस तुम ये चेक करो दो वेरिएबल है कि नहीं है। तो हाँ, पहले दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है m, दूसरा वेरिएबल है n, ठीक है। तो और 6 क्या है हम लोगों का, कांस्टेंट। अब यहाँ पे m की पावर कितनी है वो चेक करो, m की पावर है 1 और n की पावर आपको कुछ दिख नहीं रही है, यानी कि वहाँ पे वो कितनी है, 1। तो दोनों आपके डिग्री भी यहाँ पे 1 1 है, तो इससे हम कह सकते हैं यस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल, टू वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन लीनियर इक्वेशन है और कौन नहीं है। और जैसे मैंने ये सवाल दिया √2x, ठीक है, -√5y, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। तो सबसे पहले यहाँ दो वेरिएबल तो हैं, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। तो हाँ ये है, दो वेरिएबल है। अब उनकी पावर चेक करो, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है मतलब कि x की पावर यहाँ पे कितनी है आपके 1 है, और y की पावर यहाँ कितनी है 1 है। तो इसे हम कहेंगे कि हाँ इसकी डिग्री भी 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन क्या हो गई आपकी, क्या हो गई, ये हो गई टू वेरिएबल्स। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लेते हैं इस तरीके से होता √2x - 5√y, मान लो ये होता क्वेश्चन, तो यहाँ पे दो वेरिएबल तो है, नो डाउट, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, लेकिन यहाँ पे देखो x की पावर में क्या है 1, और यहाँ पे जो ये y है, इस y की पावर में कितना है, अंडर रूट लगा है। अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है, 1/2 है ना। अंडर रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी है, 1/2। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 1 और y की पावर हाफ। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। तो देखो यहाँ पे एक तो लीनियर इक्वेशन है, बट दूसरा वाला कैसा है, ये आपका लीनियर नहीं है ना, ये लीनियर नहीं है, ये तो लीनियर है बट ये लीनियर नहीं है। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगी। आपके दोनों वेरिएबल की पावर आपको कितनी चाहिए, 1 चाहिए, तो ऑब्वियसली ये फिर नहीं होगा। नेक्स्ट वाले केस में आ जाते हैं। जैसे लिखा है मैंने 0x + 6y - 3 = 0। तो दिख रहा है अच्छे से कि दो वेरिएबल है x एंड y, x की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1, y की पावर 1। तो ये दोनों कॉलम में मैंने टिक लगा दिया कि ये लीनियर इक्वेशन भी है और साथ ही साथ में इसके पास दो वेरिएबल भी है। लेकिन क्या इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे, तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों, क्या गड़बड़ी है इसमें। अरे देखो, 0 को तुम किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो, वो चीज़ कंप्लीटली तो 0 ही हो जाती है। तो अगर ये चीज़ 0 हो गई तो 0 को तो लिखते ही नहीं है ना, तो इस चीज़ को हम लोग कैसा लिखेंगे, 6y - 3। अब तुम्हें यहाँ पे टू वेरिएबल दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, इसका मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसीलिए इस चीज़ को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ से हम लोग एक रूल बना लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो दो वेरिएबल होंगे, चाहे x हो, y हो, p हो, q हो, m हो, n हो, चाहे कुछ भी हो, उनके सामने का जो कोएफिशिएंट पार्ट होता है ना, वो कोएफिशिएंट पार्ट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक पार्ट जीरो हो गया तो फिर वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं दोनों ही जीरो हो गए तो फिर तो वेरिएबल ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जब हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे तो उस डेफिनेशन में ये पॉइंट अच्छे से याद रखना कि वेरिएबल के सामने में जो नंबर्स लिखे होते हैं, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, उन कोएफिशिएंट्स को कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए, क्या तुम्हें इसका रीजन पता है? ऑब्वियसली पता है, बिकॉज अगर उनके सामने के कोएफिशिएंट जीरो हो गए तो ऐसे केस में वो क्या जाएगा कि आपका वो टर्म मतलब वो इक्वेशन लीनियर तो रहेगी बट उसके पास फिर दो वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, फिर उसके पास एक ही वेरिएबल होगा। समझ रहे हो कि कैसे करना है करके? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कंडीशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कि कभी भी कोएफिशिएंट वाला पार्ट आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लेते हैं 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल टू 0, ये मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो देखो, x के सामने तो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ये y है ना, इसके सामने का कोएफिशिएंट जीरो हो गया है। अभी अभी मैंने कहा कि कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं। इसको पहचानो, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? क्या 4/x प्लस 5/y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 9। सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या किसी का कोएफिशिएंट जीरो है क्या? वेरी गुड, किसी का भी कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या दो वेरिएबल हैं? यस, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक्स एंड वाई। फिर उनकी पावर चेक करो, यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं यानी कि 1, यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं यानी कि 1। तो अंदर से हमें ये फीलिंग आ सकती है करके कि ये लीनियर इक्वेशन इन क्या है आप लोगों का? टू वेरिएबल। बट रियलिटी में ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें पॉलिनोमियल सिखाया गया था तो क्या बताया था कि आपके जो वेरिएबल पार्ट होते हैं वो वेरिएबल पार्ट आपको हमेशा कहाँ पे रखने? न्यूमरेटर में रखने। डिनोमिनेटर में रखकर कभी भी चेकिंग मत करना। तो अगर इस चीज़ को मैं न्यूमरेटर में भेजूंगी तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? 4x की पावर -1 और प्लस 5y की पावर -1 इक्वल टू 9। अब तुम बताओ, ये यहाँ पे टू वेरिएबल्स तो हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे लेकिन आपकी पावर कितनी हो गई है? -1। और लीनियर होने के लिए हमें पावर कितनी चाहिए थी? 1। तो इसीलिए इसको भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक है। क्लियर है ये वाला काम कि कैसे मैंने बताया है करके तुम्हें? ठीक है, एक इलस्ट्रेशन और ले लेती हूँ मैं। जैसे लिखा है 8xy प्लस 5y माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? देखो, दो वेरिएबल तो यहाँ है, एक x है एक y है। इसको तीसरा वेरिएबल मत बोलना, आखिर है तो x और आखिर है तो y ना। तो दो वेरिएबल है, x की पावर कितनी है? 1, y की पावर भी कितनी है? 1। गुड। क्या इनका कोएफिशिएंट जीरो है? नहीं, इनका कोएफिशिएंट जीरो भी नहीं है। और भी अच्छी बात, क्या ये सब लोग न्यूमरेटर में है? ऑब्वियसली सबके सब न्यूमरेटर में भी हैं। तो ऐसे केस में फिर क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। दिक्कत आएगी इसकी वजह से, ये दिक्कत क्रिएट करेगा। देखो, यहाँ पे x इंटू वाई है, यानी कि x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर मैं पूछूँ यहाँ पे डिग्री कितनी है, यानी कि यहाँ पे आपकी पावर कितनी है, डिग्री तो नहीं बोलना चाहिए, पावर कितनी है, तो तुम बोलोगे 1। यहाँ पे पूछूंगी पावर कितनी है तो तुम बोलोगे यहाँ पे पावर इक्वल टू 1। बट इस एक्स वाई में पावर इक्वल टू 1 नहीं होगा, यहाँ पे पावर इक्वल टू 2 होगा। तो अगर पावर इक्वल टू यहाँ 2 है तो इस पूरे क्वेश्चन की डिग्री भी क्या बन जाएगी? 2। और अगर डिग्री 2 बन गई तो फिर ये चीज़ अब लीनियर नहीं रहेगी। इसकी पावर 2 कैसे आई? इसका 1, इसका 1, 1 + 1 बराबर 2। तो जब दो वेरिएबल्स के बीच में ना मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो ऐसे केस में उनकी पावर्स ना ऐड हो जाती है। जैसे अगर मैं पूछूंगी कि यहाँ पे तुम्हें मैंने दिया
m³ n²। बताओ इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री है कितनी 5, 3 और 2 मतलब ऐड कर दो तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी आपकी 5। क्या ये बात समझ रहे हो किस तरीके से काम किया? तो मेरे हिसाब से अब तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वो चीज़ नहीं है। तो राइट नाउ अगर मान लेते हैं मुझे एक लीनियर इक्वेशन की एक डेफिनेशन क्रिएट करनी हो कि बताओ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो वो डेफिनेशन देखो हम लोग किस तरीके से क्रिएट करेंगे कि आपकी लीनियर इक्वेशन के पास 2 वेरिएबल होना तो अनिवार्य है, बराबर। तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, एक ले लिया x, एक ले लिया y। तुम चाहो तो उनके सामने का साइन प्लस माइनस जो रखना है रखो, बट बेटर हम लोग क्या रखते हैं प्लस। तो ऑब्वियस है प्लस उनके अब x इनके सामने इनके नंबर्स भी होंगे, तो लेट से x के सामने एक नंबर लिखना है। अब नंबर में कौन सा लिखूं? 2 लिखूंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा कि 3 क्यों नहीं लिखा, 3 लिखेंगे तो किसी और को बुरा लग जाएगा कि 5 क्यों नहीं लिखा। तो हमने लिख दिया a एक नंबर है और x एक क्या है वेरिएबल है। वैसी y के सामने भी हमने एक नंबर लिख दिया, कौन by, ठीक है, ax प्लस by। अब ax के सामने ना पॉजिटिव दिखाने की कोई नीड नहीं है, प्लस यहाँ पे मैंने लगा दिया c फॉर कांस्टेंट। तो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ये होता है, यानी कि कल को मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे दूँ इस तरीके से कि x = 3 - 2y, क्या और पूछूं क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तुम बोलोगे हाँ है। लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि पहले आपको x वाला टर्म लिखना है, फिर आपको y वाला टर्म लिखना है। तो ये -2y जब x के पास आएगा तो बन जाएगा +2y, फिर कांस्टेंट वाला टर्म लिखना है तो +3 जब वहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा -3 = 0। इस तरीके से लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है। x के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1। तो इस क्वेश्चन में जो तुम्हारे पास a है, a कितना है 1, इस क्वेश्चन में b कितना है 2 और c कितना है -3। कैसे पता लगाया मैंने ये? x के सामने वाले को हम a कहते हैं तो x के सामने क्या है 1, तो यहाँ आ गया a = 1, ठीक है। y के सामने वाले को 2 कहते हैं, y के सामने वाले को b कहते हैं तो यहाँ y के सामने 2 है, फिर कांस्टेंट यानी कि ये आपका -3, ठीक है। इस तरीके से तो लीनियर इक्वेशन की अगर मुझे डेफिनेशन क्रिएट करनी है तो मैं इसकी डेफिनेशन किस तरीके से क्रिएट करूँगी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होती है ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = के जैसा है, ठीक है। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इसके जैसा है। अब लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो ये a है, b है, c है, ये सबके सब क्या है नंबर्स है। तो ये कौन से नंबर्स है? रियल नंबर्स। ये जो मैंने सिंबल बनाया है ना, इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू, बराबर, यानी कि a b c रियल नंबर्स है। लेकिन एक कंडीशन और है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। वो कंडीशन क्या है कि कभी भी आपका a और कभी भी आपका b 0 नहीं होने चाहिए। कांस्टेंट 0 हो जाएगा चलेगा, बट वेरिएबल के सामने वाला कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में 2 वेरिएबल के बारे में हमें क्या क्या पता है? पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, जहाँ पे ABC का मतलब क्या है कि ABC नंबर्स हो सकते हैं। कौन से नंबर? कोई भी रियल नंबर। और कभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में a और b 0 नहीं होने चाहिए। c हो भी सकता है, c नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब समझ गया कि ये चीज़ क्या है। तो कल को तुम्हें क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक इक्वेशन दी हुई है, बोलेगा इसका a बताओ, b बताओ, c बताओ। तो पहले उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना, ठीक है, और उसके बाद उसका a b और c बताना विथ साइन। क्लियर है? अभी ये वाली चीज़ मुझे नहीं लगता कि अब तुम गड़बड़ाओगे। अच्छा, मैं कुछ इलस्ट्रेशन दे रही हूँ, उसमें मैं बताना कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं। जैसे कि 3x/2 फिर -5/3 और =12। बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? एब्सोल्युटली है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है x एंड y, दोनों की पावर 1, दोनों के सामने के पार्ट 0 नहीं है और सबके सब न्यूमरेटर में भी है। सबके सब मतलब वेरिएबल, ठीक है, कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। तो यस, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। होप सो तुम्हें ये चीज़ समझ में आई है कि मैं ये क्या कह रही हूँ। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हमने मतलब समझ लिया। अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें मैंने तुम्हें कुछ ग्राफ्स बनाने सिखाए थे।
जैसे x इक्वल टू 2 का ग्राफ, y इक्वल टू 4 का ग्राफ, x इक्वल टू -5 का ग्राफ। तो मैं तुम्हें बोला था कि अभी जो तुम ग्राफ बनाना सीख रहे हो, इस ग्राफ बनाने वाली चीज़ में आप इसे बहुत आसानी से बना लोगे, ठीक है, क्योंकि वो एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर। फटाफट जाते थे, लाइन खींचते थे, ग्राफ बन जाता था। मैंने कहा था कि अगर मान लेते हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन में दो दो वेरिएबल आ जाते कि x प्लस 2y इक्वल टू 100, x माइनस 3y इक्वल टू 99, x इक्वल टू 5y, जब ऐसे दो दो वेरिएबल आ जाते तो ग्राफ बनाने का तरीका मैं तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगी, ऐसा मैंने कहा था। तो ये वही चैप्टर है जहाँ पे अब हम लोग ना दो दो वेरिएबल वालों के ग्राफ्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन जिसके पास दो वेरिएबल है, उसका ग्राफ वाला फॉर्मेट अब हमें सीखना है, वो लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं उसके लगे तो कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे पास दो प्रकार की नंबर लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन। हम लोग जनरली जो हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है, उस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, बराबर। और जो हम लोगों की वर्टिकल नंबर लाइन होती है, उस वर्टिकल नंबर लाइन को हम लोग इन जनरली वाई एक्सिस कहते हैं, अगर मैं कार्टेशियन में उन्हें क्लब कर दूँ तो, बराबर। अगर तुम्हारे पास ये एक एक्स एक्सिस की नंबर लाइन है और इसमें कुछ नंबर्स दिए हैं, 0, फिर 1, इधर 2, इधर 3, -1, -2, -3, और मैंने कहा कि x इक्वल टू -2 को मार्क करके दिखाओ, तो तुम फटाफट मार्क कर दोगे कि ये लो x इक्वल टू -2। बट अगर मैं इसी नंबर लाइन में तुमको बोलूँ कि y इक्वल टू 1 मार्क करके दिखाओ, तो क्या तुम इसको y इक्वल टू 1 को मार्क करोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये नंबर लाइन तो x की है और मैं मार्क करने को तुम्हें y का बोल रही हूँ, तो इसीलिए आप मार्क नहीं कर पाओगे। फिर y इक्वल टू 1 मार्क करने के लिए क्या करोगे? एक ऐसी y एक्सिस वाली नंबर लाइन बनाओगे, वहाँ जहाँ भी y इक्वल टू 1 होगा वहाँ पे जाके उसकी मार्किंग कर दोगे। तो यानी कि अगर आपके पास एक सिंगल नंबर लाइन है, आइदर वो हॉरिजॉन्टल हो या आइदर वो वर्टिकल हो, वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल अपने ऊपर आपको प्लॉट करना अलाउ करती है, या तो x या तो y। बट अगर तुम ये बोलोगे कि नहीं, मुझको तो एक ही नंबर लाइन के ऊपर x भी प्लॉट करना है और y भी प्लॉट करना है, सो देन इट इज़ इम्पॉसिबल। उसे आप एक नंबर लाइन के ऊपर क्या कर सकते हो? प्लॉट नहीं कर सकते हो। सो अब हम लोग क्या करें? तो ऐसे में फिर हम लोगों ने क्या किया था, x एक्सिस और y एक्सिस को क्लब कर दिया था, याद आ रहा है। फिर वहाँ से हमने बनाया था एक कार्टेशियन प्लेन जिसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और पॉइंट्स वगैरह को हम लोग कहाँ प्लॉट करते हैं? आपके उस कार्टेशियन प्लेन पर। तो बस अभी हम लोग उसी कार्टेशियन प्लेन को यूज़ करेंगे और उसी कार्टेशियन प्लेन को यूज़ करके हम लोग अभी ग्राफ बनाना सीखेंगे। मैं अभी तुम्हें 2 इलस्ट्रेशंस ले लेती हूँ, ठीक है, कि इस आपके इंट्रोडक्शन के बेसिस पर क्या सवाल आ सकते हैं। अब देखो, लेकिन सवाल लेने से पहले कुछ और भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी। जैसे अगर मान लेते तुम्हारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस 5 इक्वल टू 95, मैं कहूँगी यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो तुम मुझे बोलोगे कि यस x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 90। मेरे हिसाब से और तुम्हारे हिसाब से लेट से आंसर आया 90। क्या 90 के अलावा ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या जिसको ऐड करने पे 95 आता हो? एक बार खुद सोच के देखो। तो थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो तुम बोलोगे नहीं यार, ऐसा तो कोई नंबर नहीं आता। तो बस यहीं पे हम लोगों ने बोला कि अच्छा नहीं आ रहा है करके, फिर तो ऐसा कोई नंबर। तो इसका मतलब जब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आपके पास सोल्यूशन निकाल पाना कितना आसान होता है। लेकिन मान लेते हैं वही चीज़ आपके पास ऐसी होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और मैं कहती x की वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग x की वैल्यू है 0। तो बताओ y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? y की वैल्यू होनी चाहिए 100, तभी तो x और y को ऐड करके कितना आएगा? 100 आएगा। तो हो सकता है तुम में से एक इंसान बोले क्यों, x की वैल्यू 0 इच का को x की वैल्यू 1 रखेंगे, ताकि y की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? 99, और उनका सम कितना आएगा? 100। तो ऐसे करते करते एक पर्सन ये भी बोल सकता है कि एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग आपका x की वैल्यू रख लेते हैं -100 और y की वैल्यू रख लेते हैं 200, ताकि इनका जब तुम एडिशन करोगे तो भी आंसर कितना आएगा? 100। तो ऐसे में कितने सारे कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकती हूँ बताओ।
पॉजिटिव में अलग, नेगेटिव में अलग कॉम्बिनेशन, फ्रैक्शंस में अलग. सो वी हैव इनफाइनाइट, बहुत सारे ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं x की, y की, जिसके लिए x प्लस वाई इक्वल टू 100 पॉसिबल हो. तो ऐसे केस में जब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स होता है, तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के पास कितने सोल्यूशंस होते हैं. सोल्यूशंस का मतलब ऐसी कौन सी x की और y की वैल्यू डालोगे ताकि LHS बराबर RHS हो जाए, तो तुम कहोगे इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं. और वैसे ही वहीं पर जो लीनियर इक्वेशन इन आपका 1 वेरिएबल होता है, इसमें आपके पास कितने सोल्यूशंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक. तो अगर एक वेरिएबल है तो वहाँ पे एक सोल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल आ जाने की वजह से उसके पास कितने सोल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइट. ठीक है, ये वर्ड याद रखना, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है. चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने इलस्ट्रेशंस पे. लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन दिया तुमको कि x की वैल्यू दी है 3 और y की वैल्यू दी हुई है 2. ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा कि ये दोनों वैल्यूज़, इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि आते हैं यहाँ, इज़ ए सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, ठीक है, ऑफ 3x माइनस 2y इक्वल टू 5. तो इज़ अ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इज़ अ सोल्यूशन. सोल्यूशन का मतलब होता है कि आप जब उन वैल्यूज़ को पुट करोगे अपनी इक्वेशन में, ठीक है, तो आपका LHS बराबर RHS आ जाएगा. तो हमें वही चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है. तो बस इक्वेशन का में पुट करो, LHS कितना है 3x माइनस 2y, x की जगह डाल दो 3 और 2y की जगह डाल दो 2, तो ये 9 माइनस 4, तो ये हो गया कितना 5. तो देखो तुम्हारे पास RHS कितना दिया हुआ है 5, LHS भी कितना आ गया 5. तो इसका मतलब आपने जब वो वैल्यूज़ डाली तो तुम्हारे वैल्यूज़ डालने से वो चीज़ का LHS और RHS आपस में क्या आ गया, इक्वल. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 इज़ ए सोल्यूशन. ठीक है, वो क्या है, सोल्यूशन है. तो कई बार ना क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पहचानो क्या वो उसका फैक्टर है, क्या वो उसका रूट है, क्या वो उसका सोल्यूशन है. तो उन वैल्यूज़ को बस आपको अपनी इक्वेशन में क्या करना रहता है, पुट करना रहता है. ठीक है, अब इसके ऊपर इसी के जैसा एक सवाल ये भी फ्रेम हो सकता है कि कल को वो चेकिंग मतलब ना बोले कि जाओ मत करो चेक, और तुम्हें क्वेश्चन में बोल दे कि वो उसका सोल्यूशन है. ठीक है, वो उसका सोल्यूशन है. जैसे मैंने ऐसा कह दिया, मान लेते हैं, मान लो कि मैंने ये कहा होता कि x इक्वल टू 3, यही y इक्वल टू 2 इज़ ए सोल्यूशन ऑफ ax, ठीक है, और माइनस -2y इक्वल टू 5. तो तुम्हें यहाँ से a की वैल्यू ढूंढनी है. तो इस बार तुम्हें मैंने सोल्यूशन है कि सोल्यूशन नहीं है ये पता लगाने के लिए नहीं बोला, वो ऑलरेडी सोल्यूशन है. तो ऐसे केस में अगर वो ऑलरेडी सोल्यूशन है तो डायरेक्ट x की जगह तुम 3 डालो और y की जगह पे तुम 2 डालो. ठीक है, तो जब तुम ये वाला काम करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये देखो इस तरीके से आ जाएगा. तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3. तो तुम्हें चेक करने को भी बोल सकता है कि वो सोल्यूशन है कि नहीं है, या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि अगर वो सोल्यूशन है तो कोई a, k, p वगैरह की वैल्यूज़ ढूंढ के दिखाओ. ठीक है, बात समझ में आ रही है. सो यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का इंट्रोडक्शन खत्म किया. नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ग्राफ्स बनाना सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का. ठीक है, ओके.